हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर में की वीडियो बनाने जा रहे हैं फॉर्मूले की और कॉन्सेप्ट की। नाम है ड्यूअल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहा जाता है कि अगर मेटल का सरफेस है और मेटल के सरफेस पे अगर हम फोटोन यानी लाइट को गिराते हैं तो होता यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट को गिराया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने शुरू हो गए, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। these electrons are called photo electrons। और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लो F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फोटोन यानी लाइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, गिरने वाले लाइट की वेवलेंथ। ई क्या है? एनर्जी ऑफ अब गिरने वाली लाइट की इंसिडेंट फोटोन। और एनर्जी फोटोन यानी वेव की, फोटोन मतलब लाइट वेव, एनर्जी जानते हो, पढ़ा होगा आपने पहले भी, HF होता है फॉर्मूला, या फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ। एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिखा था ना, एनर्जी को अगर खोल के देखेंगे, H का मतलब होता है बेटा यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, जानते होंगे। H का मतलब यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻30। और C होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ फोटोन। फोटोन का मतलब यहाँ लाइट है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 3 इंटू 10⁸ मीटर होगी। अब यहां पे क्या कहा जाता है, जरा ध्यान से सुनना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनना। क्या मान लो हमने लाइट गिराया और इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाए। एक कंडीशन है, एक फ्रीक्वेंसी तय कर दी गई है F0, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एक एनर्जी भी डिसाइड की गई है, इसे फाई नॉट या W नॉट भी कहते हैं, इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कहा यह गया कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर या नहीं निकलेंगे मेटल के सरफेस से, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो गिरने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो एक मिनिमम लिमिट तय कर दी गई है, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ उस ये क्या है? दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। और ये क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ इससे कम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी हर हाल में इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और गिरने वाली लाइट की एनर्जी, जो हमने वर्क फंक्शन पढ़ाया है, ये मिनिमम एनर्जी है। वर्क फंक्शन क्या है कि गिरने वाली लाइट की एनर्जी हर हाल में इस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो गिरने वाली लाइट की एनर्जी E वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। फाई नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी है तो एनर्जी, तो फॉर्मूला वही चलेगा, HF का HF0 हो जाएगा, या इसको लैम्डा में खोलोगे तो hc/λ। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नहीं आएंगे सरफेस से, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी उस मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, और गिरने वाली लाइट की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी तय कर दी गई है जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसको खोलोगे एनर्जी को तो एनर्जी का फॉर्मूला तो वही HF होता है, और गिरने वाली लाइट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लाइट की आएगी और मिनिमम में थ्रेशोल्ड आएगी। सब चीज समझ के चलना। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट
या एनर्जी ऑफ लाइट, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट आ रही है। जब तक आप सोर्स चेंज नहीं करोगे तब तक इस चीजों में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि लाइट की है, गिरने वाली लाइट की, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन एफ नॉट, लैम्डा नॉट और फाई नॉट, ये डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस, मतलब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस। समझो आप कि मेटल का सरफेस किस नेचर का है, क्योंकि ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट किसका है? सरफेस का। हमें इतनी, सरफेस बोलता है मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे इतना वेवलेंथ चाहिए, मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये तब तक नहीं बदलता जब तक आप जिस सरफेस पे लाइट गिरा रहे हो वो ना बदल दो। और ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सोर्स। ये तो लाइट का है ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट सरफेस का होता है। सब चीजों को याद रखना। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस पर हम आते हैं। दो प्लेट लिए गए, एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल रखा गया, एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल। इस पे लाइट गिराई गई, नेगेटिव पे लाइट गिराई गई, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, चलना शुरू करेंगे, और आप एक सर्किट अगर तैयार कर दोगे अमीटर सेल लगाकर, अमीटर लगाकर, तो क्या होगा? इसमें करंट का भी फ्लो शुरू हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। इस करंट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, करंट है सबके नाम के आगे फोटो इलेक्ट्रिक लग रहा है। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे कहा यह गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये सिर्फ डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटो। तो याद रखना, तो गिरने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी अगर वो चेंज होगा तभी ये करंट चेंज होगा। अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तभी ये करंट ज्यादा बनेगा, कम इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे कम करंट बनेगा। याद रख, और किसी पे डिपेंड नहीं, किसी पे डिपेंड। अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो मान लो तुम्हारा ये लाइट का इंटेंसिटी है, और ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो करंट बना है, तो ये हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इंटेंसिटी, ध्यान से सुनो, ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन होता क्या है? तो इसके बारे में कहा गया, ये होता है नंबर ऑफ फोटोन। ये नंबर होता है इंसिडेंट पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। मतलब यूनिट सरफेस एरिया में, समझो यूनिट सरफेस एरिया में, बस यूनिट सरफेस एरिया में पर सेकंड जितने भी फोटोन्स गिरेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स को फोटोन कहते हैं, वही लाइट होता है, तो उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। और ये नंबर, और ये निकालने का फॉर्मूला है, सुनो, नंबर ऑफ फोटोन्स, जिसको इंटेंसिटी भी कह सकते हो, P/E। याद रखना, P/E। P का मतलब है पावर ऑफ फोटोन, और E का मतलब तो जानते ही हो, E का मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो याद रखना, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट बनना शुरू हो गया, करंट की शुरुआत हो गई, तो याद रखना बेटा, उस केस में जो करंट होगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब वो सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, लाइट की वेवलेंथ। सब चीज हमेशा याद रखना। अब ये एक बात और कहा गया है कि इंटेंसिटी जो है
ऑफ फोटोन कैन बी, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज आइदर नंबर 1 बाय चेंजिंग सोर्स ऑफ लाइट। बताओ हम कैसे इंटेंसिटी बदल सकते हैं? या तो हम लाइट के सोर्स को बदल दें, अगर हम लाइट के सोर्स को बदल देंगे तब भी इंटेंसिटी बदल जाएगी, या दूसरा तरीका होता है कि अगर d मान लो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड सरफेस वेयर फोटोन फॉलिंग, तो उस केस में इंटेंसिटी ऐसे भी होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो हम जो सोर्स से लाइट गिरा रहे हैं उसको ही चेंज कर दें, या जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है और जहां से गिर रही है उसके बीच के डिस्टेंस को हम ऐसे, तो जितना डिस्टेंस कम करोगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाती है फोटोन। फिर सुनो, अभी हमने क्या कहा था, हम दो प्लेट लेते हैं, एक प्लेट माइनस होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा प्लेट प्लस। अब सोचो कि हम लाइट इस पे गिरा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट पे, इसे इमीटर प्लेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इमीटर प्लेट, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव होता है अभी तो इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ये सब कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव होता है तभी इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। लेकिन सोचो अगर हम कलेक्टर प्लेट को भी नेगेटिव ले लें, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा, जो अट्रैक्ट कर रहा था ये प्लेट अब धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा जैसे, और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने के बाद अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ाएं तो इतना होगा कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आना ही बंद कर देगा। तो एक पोटेंशियल होता है जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, माइनस लगाते हैं, नेगेटिव है ना, ये होता है कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज, या इसका दूसरा नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता है? ये वो नेगेटिव वोल्टेज होता है किसका? कलेक्टर प्लेट का, जिस नेगेटिव वोल्टेज पे कोई करंट नहीं बनता, कोई इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आते, सारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट मूव नहीं करेंगे क्योंकि रिपेल कर देगा, तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। ये सब चीज याद रखना बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहा जाता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है डिपेंड करता है ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम लाइट गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं, इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। अब वेवलेंथ के साथ बताना चाहोगे तो उल्टा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, कि अक्सर एक ग्राफ बनाने को आता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाओ। तो अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, तो आप एक चीज देखो, यहां करंट का लेवल 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, तीनों एक्सपेरिमेंट में करंट का लेवल सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव साइड दिखाएंगे ना, वोल्टेज है नेगेटिव साइड स्टॉप, तो देखो माइनस वी माइनस 1 2, तीनों कंडीशन में मान लो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, थर्ड,
तो तीनों एक्सपेरिमेंट में, 3 बार किए गए एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक्सपेरिमेंट में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो अलग है तभी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अगर शो हो रहा है तीनों ग्राफ में तो फ्रीक्वेंसी अलग है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। और करंट देखो एक ही लेवल में तीनों पे गया है, तो इसका मतलब यहाँ जो इंटेंसिटी है लाइट की, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट है वो क्या रखा गया है, सेम, और जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो क्या है, डिफरेंट, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आया। और करंट एक लेवल में है तो समझो इंटेंसिटी लाइट की सेम। लेकिन अगर यही सेम ग्राफ फिर से सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच आया बनाने को, और आपने कुछ ग्राफ का शेप कुछ इस तरह दे दिया, ध्यान से देखना, करंट का लेवल अलग अलग रखा है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका एक ही जगह है, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन में लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है और लाइट की इंटेंसिटी अलग है, तभी करंट अलग अलग लेवल में। यहां पे क्या बोलोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज। तो पेपर में अगर आया ड्रॉ द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या अगर ये आ गया ड्रॉ द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो दोनों ग्राफ बना देना है। अब यहां पे हम टॉपिक में जो आ रहे हैं का नाम है आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, बस 10 मिनट की वीडियो और है, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि हम जो लाइट गिराते हैं मेटल के सरफेस पे, उसकी एनर्जी 2 पार्ट में बढ़ जाती है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए एज वर्क फंक्शन। और अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है तो दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ता है, कौन से प्लेट की तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ, अगर वो पॉजिटिव है तो खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो यूज हो जाता है एज वर्क फंक्शन, गिरने वाली लाइट की एनर्जी का मिनिमम एनर्जी उसको जो चाहिए निकालने के लिए, और बचा हुआ जो एनर्जी हो जाता है वो मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को फिर काइनेटिक एनर्जी। लाइट हमने गिराया, उस एनर्जी का कुछ परसेंटेज एज मिनिमम एनर्जी यूज होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, और कुछ परसेंटेज जो बच जाता है वो इलेक्ट्रॉन को फिर आगे भी तो बढ़ना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को चला जाता है। और आगे खोलना चाहोगे फ्रीक्वेंसी में तो HF, इसको खोलना चाहोगे तो HF नॉट। काइनेटिक एनर्जी को आप कहो तो हाफ mv² में खोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, या आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी चार्ज के लिए, एनर्जी का Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज, तो E इंटू वी नॉट, वोल्टेज यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। लैम्डा में कन्वर्ट करना चाहो तो hc बाय लैम्डा, और यहाँ होगे तो hc बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड आ जाएगा, और ये तो ये रूप में होगा, आप mv² में लिखना चाहो या फिर EV नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ लो। यहां m का क्या मतलब है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे वो आगे बढ़ेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से समझ। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, बहुत काम में आते हैं, और इस सब फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। तो ये आपने जो देखा बेटा, ये सारा मुझे लगता है कि ये सारा कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, सम पार्टिकल्स जिसके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, मास का नेचर तो होता ही है, साथ साथ उसके पास वेव का नेचर भी हो। समझो, पार्टिकल का मतलब मास, जिसके पास मास हो वो मास का नेचर है, और वेव के पास मास नहीं होता, वो मासलेस होता है, तो मास का भी नेचर शो करता है, मास का भी नेचर होता है और मासलेस का भी नेचर होता है। पार्टिकल्स मतलब मास वाला नेचर, और मासलेस का मतलब वेव वाला नेचर, दोनों नेचर होते हैं, वेव का नेचर होता है और एज अ पार्टिकल नेचर भी, उसे ड्यूअल नेचर। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, डी ब्रॉगली ने, एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली।
ये बात डी ब्रॉगली ने बताई थी। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास मास तो है लेकिन वो साथ साथ वेव के नेचर को भी शो करते हैं, वेव जैसा। वेव तो मासलेस होता है। और ऐसे पार्टिकल जिनके पास डबल नेचर होगा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, तो इसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर है पार्टिकल का। और ऐसे वेव को है, वेव नहीं है, मैटर है, तो हम मैटर वेव कहेंगे। होगा तो मैटर, लेकिन मैटर वेव भी कह सकते हैं, कुछ वेव नेचर है। और ऐसे वेवलेंथ को जो, फिर वही बात, वेवलेंथ कहां से आ रहा है तो पार्टिकल, लेकिन वेव नेचर के कारण वेवलेंथ आ रहा है, वेव नहीं है। तो ऐसे पार्टिकल के वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखना। पहला है h/p, दूसरा है h/mg, तीसरा है h/√2m काइनेटिक एनर्जी, और चौथा है h/√2m QV। सारे फॉर्मूले होते हैं उसकी वेवलेंथ निकालने का, जो है तो पार्टिकल, मास रखता है, लेकिन वो वेव जैसा होता है, इसलिए वेवलेंथ आया। वेव नहीं है, वेव नेचर है। अब देखो ना, वेवलेंथ भी और मास है। मास, कभी वेव के पास मास होता है नहीं, अब समझो, ये वेव नहीं है, ये सब मास हैं, लेकिन वेव नेचर के कारण वेवलेंथ आया। P का मतलब हो गया लीनियर मोमेंटम, किसका? उस पार्टिकल का। कौन से पार्टिकल का? जो के पास क्या है? वेव नेचर। आप समझो, ये बेसिकली वेव नेचर शो करने वाले हैं, वेव नहीं है, ये वेव नेचर शो करने वाले हैं। वेव तो है ही नहीं। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और क्या हो गया? q क्या है? चार्ज। V क्या है? वोल्टेज अप्लाइड। कभी कभी वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं, अब समझने की कोशिश करो। तो ये जो है, ये सारा m हो गया मास, v हो गया वेलोसिटी, p हो गया लीनियर मोमेंटम, ये सब जो जितनी सारी चीजें हैं, ये किसके लिए हैं? उस पार्टिकल के लिए, उस मास के लिए जो है तो मास, है तो पार्टिकल, लेकिन उसके पास वेव नेचर भी आ गया, वेव का नेचर भी शो हो रहा है। इस कारण ध्यान से सुनना, हम कहते हैं कि इसका वेवलेंथ आ गया, ये इसका वेवलेंथ है। अदरवाइज मास के पास वेवलेंथ कहां? ये बात डी ब्रॉगली ने बताई। और ये फॉर्मूले याद रखना, तो फॉर्मूले का खेल। ये सब चार्ज, मास, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये मास का है, लेकिन वो वेव नेचर शो कर रहा है, इसलिए वेवलेंथ आ गया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई, इतना ही काफी है आपके लिए। डिटेल में वीडियो देखना है तो आपके पास है, जाइए और अच्छे से देखिए। फॉर्मूले का रिवीजन करना है तो ये बहुत इनफ वीडियो है आपके पास बेटा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।